Very good morning to all of you. Today we are present here for the next class, and in this video we will discuss about density, transparency and conductivity of heat. तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले जितने भी बच्चे लाइव हैं आप लोग अपना अपना अटेंडेंस पहले दे दें, उसके बाद हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और इसके लिए देखिए 1 मिनट का समय भी दिया जाएगा ताकि आप लोग अपना अपना अटेंडेंस कम्प्लीटली दे सकें। आफ्टर दैट मैं क्लास को सही रूप से आगे बढ़ा सकूँ। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेता हूँ। एज फास्ट एज पॉसिबल प्लीज़ अपना अपना अटेंडेंस जितना जल्दी हो आप लोग बना लें ताकि क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा देर तक चलाई जा सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेंसिटी। देखिए आज डेंसिटी में कहता है कि पुट अ टीस्पूनफुल ऑफ ईच लिक्विड सैंपल इन 6 ग्लासेस। सम इमिसिबल सब्सटेंसेस फ्लोट वेयर एज अदर्स सिंक। देखिए कहता है कि कुछ जिससे कि चाय का जो चम्मच होता है बेसिकली उस स्पून से हमें कुछ लिक्विड सैंपल को, ठीक है, 6 ग्लासेस में हमें ऐड करना है और ये एक नमूने के तौर पर लिया जाएगा। सम मिसिबल सब्सटेंसेस फ्लोट वेयर एज अदर सिंक। तो आप इसमें देख सकते हैं कि कुछ ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो उस ग्लास में या तो फ्लोट करेंगे, तैरेंगे, नहीं तो वो सिंक हो जाएंगे यानी डूब जाएंगे। सब्सटेंसेस सच एज वैक्स, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और पेंट फ्लोट ऑन द सरफेस वाटर। ये जो है पानी की सतह पर ये तैरते रहते हैं because the density of these substances is lower than that of water. Others such as stone, glass and iron nails sink because they are denser than water. देखिए बहुत ही कॉमन सा चीज है कि वाटर में वे पदार्थ जिनका डेंसिटी, जिनका घनत्व वाटर के डेंसिटी से कम होगा वे उसके सरफेस के ऊपर यानी उस पानी के ऊपर रहेंगे, और जिनका डेंसिटी उस वाटर की डेंसिटी से मैक्सिमम या ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वह पानी में डूब जाएगा। बहुत ही कॉमन सा चीज़ है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वुड, लकड़ी का कोई भी टुकड़ा है और एक छोटा सा नेल, ठीक है, कील। अगर आप इस दोनों को बारी बारी से पानी में डुबोते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो हम देखते हैं कि जो वुडन पीस है, लकड़ी का जो टुकड़ा है, वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, तैरेगा, क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है वो वाटर के डेंसिटी से कम होता है। और मैंने पहले ही बता दिया जिसका डेंसिटी वाटर से कम हो वह पानी के ऊपर तैरेगा। और दूसरी तरफ जहाँ हम देख रहे हैं कील, अगर इसे पानी में डालते हैं तो वह पानी में डूब जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि नेल जो है वो आयरन नेल है और उसका डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होने के कारण वह पानी में सिंक हो जाता है, डूब जाता है। बहुत कॉमन सा ये टॉपिक था। और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, कि कोई भी वस्तु कितना पारदर्शी है। देखिए पारदर्शी हो सकता है हिंदी में थोड़ा सा ट्रबल हो, बट मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। पारदर्शी, पार मतलब जिसके आर पार, दर्शी मतलब देखा जाना, जिसके आर पार देखा जा सके। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट में हम सब कुछ आर पार देख सकें। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम कंप्लीटली उसके आर पार देख सकते हैं। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसके आर पार हम आंशिक रूप से देख सकते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ऑब्जेक्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, थर्ड
जबकि ओपेक ये अपारदर्शी वस्तु के नाम से भी पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। अब इसे बारी बारी से समझेंगे। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए? द ऑब्जेक्ट विच अलाउ टू लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली, मतलब ऐसी वस्तुएं जो खुद से होकर प्रकाश को पूर्ण रूप में पार करने की अनुमति दे, उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, जिसे पारदर्शी वस्तु भी कहा जाता है। पारदर्शी, जिसके आर पर पूरी तरीके से हम देख सकते हैं। दूसरा है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट विच अलाउ light to pass through them partially is called translucent object। यानी ऐसी वस्तुएं जो खुद से होकर के आंशिक रूप से प्रकाश को पार जाने की अनुमति दे, उसे हम ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओपेक ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट which do not allow to light to pass through them is called opaque object। यानी ऐसी वस्तुएं जो खुद से होकर के लाइट को पार जाने की अनुमति बिल्कुल ना दे, उसे हम ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसे हम बारी बारी से एग्जाम्पल के द्वारा समझें। जैसे अगर पारदर्शी वस्तु है तो इसका एग्जाम्पल आप जान सकते हैं, वाटर, ग्लास, कांच। अगर ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो इसमें आप पॉलीथीन, और अगर ओपेक ऑब्जेक्ट की बात करूं तो आप ये दीवार ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, एक्सेट्रा। तो अगर आपने उदाहरण समझ लिया तो कहीं ना कहीं ये तीनों कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यही था ट्रांसपेरेंसी। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और इस टॉपिक में हम बात करेंगे कंडक्टिविटी ऑफ हीट की। मतलब कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु हीट को कितना ऑब्जर्व करता है, इसके बारे में जानेंगे। When we put one end of some object in a flame, the other end also gets heated। कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी एक किनारे को आप आग में या किसी बर्नर के फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे करके उसका दूसरा एंड यानी सेकेंड एंड जो होगा, दूसरी छोर, वह भी धीरे धीरे करके गर्म होगा। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब उसके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हीट होते हैं तो बेसिकली ये एक दूसरे से टकराते रहते हैं और टकराने के क्रम में यह आगे वाले को हीट करता है, फिर वह आगे वाला उसके आगे वाले को हीट करता है। इस तरह से करते 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 वह पूरे ऑब्जेक्ट के एक एक मॉलिक्यूल्स को हीट कर देता है, गर्म कर देता है, जिसके कारण अगर किसी भी मेटेलिक या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर उसका एक एंड गर्म होता है तो धीरे धीरे करके वह पूरा ऑब्जेक्ट आपका गर्म होने लगता है। जो कि दिस रीजन, अगर आप इसे समझ गए होंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। कहता है द एबिलिटी ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस टू परमिट द फ्लो ऑफ हीट थ्रू देम। कहता है कि किसी भी पदार्थ की जो वह योग्यता जिसके अंतर्गत वह
स्वयं से होकर के हीट को यानी ऊष्मा को फ्लो करने की अनुमति देता है, इसे हम थर्मल कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस ऑफ हीट कहते हैं। कंडक्टेंस ऑफ हीट कहते हैं। अब इसके बाद यह तो एक डेफिनेशन था, अब एक एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 5। देखिए यहां पर नेम ऑफ आर्टिकल गिवन है, जिसमें एक मेटल स्पून है, एक वुडन स्पून है, प्लास्टिक स्पून है और ग्लास कांच का एक छड़, जो बेसिकली लेबोरेटरीज या प्रयोगशाला में इसका उपयोग किया जाता है। अब कहा जा रहा है कि इसमें सेकेंड पार्ट में कि ऑब्जर्वेशन वेदर द एंड ऑफ द आर्टिकल एक्सटेंडिंग आउटसाइड इज हॉट और नॉट, कि इसका जो एंड पार्ट है इस आर्टिकल का, क्या वो गर्म होता है या नहीं होता है, अगर एक छोर को हम हीट कर रहे हैं तो। बेसिकली मेटल स्पून है, तो अगर मेटल स्पून कोई भी अगर धातु का चम्मच है, चाहे वो स्टील का हो, एल्यूमिनियम का हो, चांदी का हो, उसके एक पार्ट को गर्म करो, एक हिस्से को गर्म करो, दूसरा हिस्सा अपने आप गर्म होने लगेगा। लेकिन वुडन स्पून में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जिसमें होगा उसमें हॉट लिखना है, जिसमें नहीं होगा उसमें नॉट हॉट। अब बात करते हैं इन्फेरेंस का। इसका इन्फेरेंस क्या निकला, मतलब इसका निष्कर्ष आप कह सकते हैं बेसिकली कि जैसे मेटल स्पून अगर हॉट हो रहा है, एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है, तो यानी ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मतलब इसमें कंडक्टिविटी है, ऊष्मा की चालकता इसके अंदर है, तो इसे गुड कंडक्टर कहेंगे। और जिसमें एक छोर से दूसरे छोर तक हीट नहीं पहुंच पाया, यानी वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो बाकी दो और एग्जाम्पल हैं, एक है प्लास्टिक स्पून और दूसरा है ग्लास का। तो आपको दोनों को बारी बारी से टेस्ट करना है और उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वहाँ आपको फेल कर देना है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कहता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशंस वी कैन कंक्लूड दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड वुड, प्लास्टिक एंड ग्लास आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। देखिए इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वह हीट के सबसे अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब हीट एंड वुड। वुड, प्लास्टिक एंड ग्लास आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मतलब मेटल्स के लिए यह गुड कंडक्टर है। मेटल्स जो होता है वह हीट का गुड कंडक्टर होता है, लेकिन वुड, प्लास्टिक और ग्लास रॉड ये जो होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। This is the reason why the handles of kitchen utensils are made from wood और bakelite, जो कि प्लास्टिक। इसीलिए रसोई घर में जो भी खाने पकाने का जो बर्तन होता है, खाना पकाने का, उसके जो हैंडल्स होते हैं जिसको हम होल्ड करते हैं, उसके ऊपर या तो लकड़ी का या फिर प्लास्टिक का कवर लगाया जाता है ताकि उसे हाथ जलने का खतरा न हो। We often use a cloth to pick up hot utensils from the stove because metal, being a good conductor, will be too hot to touch with one's bare hands. इसीलिए पहले के समय जब हैंडल्स में प्लास्टिक या लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो उसे आग से उतारने के लिए, क्योंकि वह पूरी तरह से मेटेलिक होता था, कोई भी बर्तन कोई भी हो, तो उसे उतारने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करना होता था। अगर कपड़े का इस्तेमाल ना करो तो हाथ जलने का खतरा होता था, काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। अब देखिए कहता है लिक्विड्स एंड गैसेस कैन ऑल्सो बी गुड और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। लिक्विड और जो गैस होते हैं वे भी इसके अच्छे या बुरे कंडक्टर्स हो सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि होता है, ये कह रहा है कि हो सकते हैं, can be. Liquids that are good conductors of heat serve as cooling या heating oils in room heater and coolers. Liquids जो कि good conductor होते हैं हीट, क्योंकि इसके कारण आप कमरे के अंदर देख सकते हैं जो कूलिंग या हीटिंग ऑयल होते हैं वह हीटर या कूलर में आप
पानी का इस्तेमाल तो आप देखते ही होंगे बेसिकली। क्यों करते हैं? क्योंकि कमरे के अंदर तापमान को कम करने के लिए वाटर का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वाटर नहीं रहेगा उसके अंदर के गर्म हवा को आप बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वही वाटर जब स्प्रिंकल यानी फुहारे के रूप में हमारे बदन पर, हमारे शरीर पर पड़ता है तो हमें थोड़ा ठंडक महसूस होता है और वो गर्म हवा को बाहर धकेल देता है। एयर बीइंग अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हवा जो होते हैं वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं और ये जो है इंसुलेटर ऑफ हीट की तरह व्यवहार है। इंसुलेटर एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर मीन्स होता है सुचालक, इंसुलेटर मीन्स होता है कुचालक, मतलब बैड कंडक्टर। When we put on layers of clothing, इसीलिए जब कपड़े को कभी आपने धूप में रखा होगा तो आपने देखा होगा हवा के कारण वह कपड़ा सूख जाता है। ये रीजन है। Heat from our bodies is not conducted to the cold air outside. मतलब हमारे शरीर के बाहर जो भी हीट है, जो उष्मा है, वह कहता है इज नॉट कंडक्टेड टू द कोल्ड एयर आउटसाइड, मतलब जो बाहर की जो ठंडी हवा है वो उसका कंडक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो गर्मी में अगर हम बाहर निकलते तो हमारा बॉडी जो था वो ऑटोमेटिक इस गर्मी में भी एडजस्ट हो जाता था, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें इरिटेशन होने लगता है, हमें परेशानी होने लगती है जब हम कभी चिलचिलाती धूप में बाहर निकलते। अगर वह कंडक्ट करता तो अगर आप धूप में भी निकलते तो आपके बॉडी में जो है ठंडी हवा महसूस होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इट रिमेन्स अंडर आवर क्लॉथ्स एंड कीप अस वार्म, जबकि यह हवा जो है हमारे कपड़े के अंदर जमा रहता है और उसके बाद हमें धीरे धीरे करके गर्मी महसूस होने लगती है। कंबस्टिबिलिटी, देखिए कहता है कंबस्टिबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द केमिकल प्रॉपर्टी विच मेजर्स इट्स कैपेबिलिटी ऑफ इग्नाइशन एंड बर्न, मतलब कि कोई भी पदार्थ कितना तेजी से जल सकता है, इसकी जो कैपेबिलिटी होती है उसे कंबस्टिबिलिटी कहते हैं किसी भी सब्सटेंस का। जैसे पॉलीथीन है, उसे आग पर दिखाओ वो तुरंत गल जाता है, लेकिन प्लास्टिक है उसे थोड़ा टाइम लगता है, मेटल है उसे बहुत टाइम लगता है। तो ये हुआ कंबस्टिबिलिटी, सबका अपना अपना टाइमिंग होता है कंबशन करने का, दहन का। मटेरियल्स दैट बर्न इजीली आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो तुरंत जलने लगे उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। द कंबस्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ये हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हमें माचिस जलाना और माचिस जलाने के लिए घंटों लग जाए तो फिर बड़ा तकलीफ देह होता आ जाए, है ना। इसीलिए हम जैसे ही माचिस में वो रब करते हैं माचिस की तीली को तो वो तुरंत जल जाता है, इसे कंबस्टिबल कहते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिज्म, इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल्स, सम सब्सटेंसेस आर अफेक्टेड बाय मैग्नेटिज्म। लेट अस परफॉर्म वन मोर एक्टिविटी, कहता है मैग्नेटिज्म क्या है, यह एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का। कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व के गुण के कारण थोड़े प्रभावित होते हैं। जैसे आयरन है, मेटल होता है, उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी मौजूद होता है ना। और मैग्नेट तो आप लोग जान ही रहे हैं, चुंबक। मैग्नेट जिस सब्सटेंस से जाके चिपक जाए हम कह सकते हैं कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मौजूद है, और जिस सब्सटेंस से वो ना जुड़े उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स owing to which they conduct electricity through them is called electrical conductivity, यानी कोई भी पदार्थ जो स्वयं से होकर के विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे तो हम कह सकते हैं कि उसमें जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, और अगर ऐसा ना हो तो उसमें नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में
जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, जैसे कॉपर, आयरन, ग्रेफाइट, एल्युमिनियम, सिल्वर, ये सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल। और बात करें बैड कंडक्टर, तो इसमें आएगा रबर, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पल। मतलब गुड कंडक्टर को हम लोग कंडक्टर भी कहते हैं, या फिर आप इसे जो सुचालक होते हैं बेसिकली, है ना, कि जो किसी भी हीट को आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, तो इसे हम कंडक्टर कहेंगे। और जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित ना हो, जैसे लकड़ी हो गया, वुड, प्लास्टिक, है ना, रबर, ग्लास, ये सब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। इसीलिए इसे हम इंसुलेटर भी कहते हैं, यानी कुचालक। जितने भी नॉन मेटल हैं ये सब बैड कंडक्टर्स होते हैं बेसिकली। और फैन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, माइक्रोवेव्स, ओवन, एयर कंडीशनर, है ना, हीटर और वॉशिंग मशीन, ये सब जो हैं, जो भी बिजली से ऑपरेट होते हैं, आप देखे होंगे इसका जो ज़्यादातर जो बॉडी पार्ट्स होता है वो बेसिकली फैब्रिक होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है। इसका रीज़न ये है कि अगर हम उसका उपयोग घर में कर रहे हैं तो उसके छूने पर हमें बिजली का झटका या करंट महसूस ना हो, क्योंकि वे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बात साफ है कि गुड कंडक्टर, जैसे कि वगैरह आप घर में तार वगैरह यूज करते हैं, वायर्स वगैरह, तो ये सब गुड कंडक्टर, तभी तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी रन कर रहा है। और उसके जो स्विच होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, क्योंकि स्विच दबाने पर अगर हमें झटका लगेगा तो हम डर से उसे दबाने नहीं जाएंगे। इसीलिए उसका इस्तेमाल जो है स्विच बनाने के लिए हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसको छूने पर हमें बिजली का झटका महसूस नहीं हो। तो आज इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज का अंत होता है। अब इसके जो महत्वपूर्ण नोट्स हैं वो आप पढ़ाई के दौरान भी आप अपने बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स उससे बनाना आसान होता है अगर आपने अच्छी से उसे स्टडी किया होगा, अगर आपने मार्क किया होगा, अंडरलाइन किया होगा, तो शायद आसानी से आपको वो सारे ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएंगे। जो भी आपको इम्पोर्टेंट बातें लगे इस लेसन में, आप उसको अंडरलाइन कर लें, ताकि जब दोबारा आप इसे रिवाइज करें तो तुरंत आपका ध्यान उस पर चला जाए। ठीक है, काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। तो आपको ये लेसन आप कंप्लीट करना होगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं कल आप लोगों को समझा दूंगा। फिलहाल आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स बनाएं। ठीक है, तो ये आप लोगों का आज का SW है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।